कि अगर किसी दलित की किसी राज्य में किसी शहर में अगर बाल काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मैं आप लोग बताएं, मुझे जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की इसीलिए कि वो दलित जाति से है, शूद्र कास्ट का है, उसके बाल हम नहीं काटेंगे, अगर दुकानदार मना कर रहे हैं तो इसका समाधान क्या है? आप मुझे बताएंगे। कोई आप भी पत्रकार बंधु है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? ऐसे अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी राज्य में तो आप डिसीजन क्या लेंगे ऐसी स्थिति में? बताए कोई। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक राज्य की खबर जो मीडिया बंधु जानते होंगे वहां क्या हुआ है कि सैलून वालों ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते। वहीं सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की। ये काम कब चल रहा है? आपको मैं दोबारा में रिपीट करता हूं कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है। दूसरी बात और बता दूं आपको कि 1955 से ही सिविल राइट्स एक्ट उसी आर्टिकल 17 के लिए बना हुआ है। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो उसको सजा दे सकती है, एफआईआर हो सकती है। 89 में एससी एक्ट फिर बन गया। दो कानून बता दिए आपको, आईपीसी और बीएनएस अलग होता है। इसका संविधान में क्या था? अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय में, ये अभी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहां की कर्नाटक की सरकार, जो हम किसी सरकार के पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं। हम किसी भी सरकार के साथ संगठन जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश करते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने उससे क्या डिसीजन लिया कि अगर कोई नाई बाल नहीं काट रहा, सैलून वाला बाल नहीं काट रहा, तो कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी दलितों की, उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दिए। ये समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि वो बाल क्यों नहीं काट रहे? ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी खुद बढ़ावा दे रही है। अनटचेबिलिटी चलती रहे, लेकिन क्या करेंगे साहब कि हम दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे। ये क्या समाधान है? ये देश में ही चल रहा है। और तो मैं एक बात और पुराने जमाने रिपीट करता चलूं, ऐसा ही बात कब हुई थी? ऐसी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस भूयान। जस्टिस भूयान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर नहीं हुए। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहां कही है? तेलंगाना के जुडिशियल अकेडमी जजों के सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो है जिक्र किया। एक तो यह है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो है मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम रिटायर्ड जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये बात कही है कि देश में देखो कितनी बुरी स्थिति है आज के समय में कि मुसलमान को दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में बेटी को मकान नहीं मिल रहा है, और वो जज साहब की सहेली है, बेटी की सहेली है। अब दूसरी बात सुनिए, एक बात और उन्होंने कही। क्या बात कही? ये तो होगी मुसलमानों की कहानी। अब दलितों की बात कर लें। उन्होंने कहा कि उड़ीसा राज्य में क्या चल रहा है। जैसे मैंने पहले रिपीट किया, हम किसी पार्टी संगठन किसी से कोई बदलाव नहीं है। हम भी बात जहां भी गलत होती है, हमें लगता है संविधान दायरे में चलिए उसकी बात रखते हैं। उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं दलित एससी की कमेटी, उनके बनाए हुए खाने को खाने से जनरल के लोगों ने अपने बच्चों से मना कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये दो बातें रखी है। मुसलमान पर क्या हो रहा है इस देश में, दिल्ली में और उड़ीसा में, बहुत स्कूलों में ये देखने को मिला है कि वो दलित के बनाए हुए खाने जनरल वाले के बच्चे, दलित वाले उनको भड़का रहे हैं और नहीं खा रहे हैं। ये स्थिति आज के समय देश में है। हम जो है 21 सदी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, एआई चल रही है, पूरे दुनिया कहां से कहां चल रही है, हम अभी इसी पर अटके हुए हैं। तो ये दो बात मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जस्टिस बी आर गवई को मैं दोबारा कुछ कहना चाहूंगा। जस्टिस बी आर गवई ने एक जजमेंट दिया था बुलडोजर के खिलाफ। आपको पता होगा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही थी पूरे देश में, जहां जहां सरकार है बीजेपी की मेनली वहां पर, तो उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें क्या कहा, भाई आप नियम का पालन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, डायरेक्शन पास किए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जज साहब कहते चले गए, लेकिन जज साहब गए कहां रिटायरमेंट के बाद में? उस बाबा की शरण में गए जो बुलडोजर लेके मुसलमानों में घर तोड़ने की बात वीडियो में कर रहा है। आप ये देखिए कि जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं
और आपको ये भी पता होगा कि उन जज साहब में जो जूता कांड हुआ था उसमें 2 रीजन थे, एक नहीं था। 2 रीजन क्या थे? एक तो हिंदू धर्म के संबंध में जो उन्होंने टिप्पणी की थी तो वो थी, और दूसरी क्या थी? दूसरी थी बुलडोजर का जजमेंट। तो वो जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ इतने तगड़ा जजमेंट देके गए, अच्छा जजमेंट है नो डाउट, लेकिन लागू करना खुद भी नहीं चाहते थे, कराएंगे कैसे? वो तो रिटायरमेंट के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि वीडियो, मैंने उनका वीडियो देखा हुआ, आप तो देख लीजिए, वो तो वायरल है कि हम चाहते हैं कि सरकार कितना बुलडोजर इस्तेमाल करे, मैं खुद बुलडोजर खरीदूंगा, जाकर के घरों को तोड़ूंगा, उसके दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। तो ऐसी न्यायपालिका सब क्या उम्मीद करेंगे? मैं बहुत लंबे समय से ये विचार हमने किया कर रखा है कि आखिर ऐसा, अब ठीक क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उससे पहले जब किसी पद पर नहीं होते तो दुनिया अपनी बातें करते हैं, उससे बात भी करते हैं कभी-कभी, लेकिन जैसे ही वो किसी पद पर पहुंचते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे राष्ट्रपति मुर्मू जी बन जाए, चाहे गोविंद जी हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स बन जाए, चाहे और भी बन जाए, सांसद बन जाए, चंद्रशेखर जी का आपने जिक्र किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो लोग जितने भी हैं, मैं जाकर समझ पा रहा हूं, वो कोई हित का काम, समाज का काम करना चाहते ही नहीं है पहले से। ये सब ढोंग है, नाटक है, नौटंकी है, इसे अच्छी तरह से वाकिफ हूं, क्योंकि ये दलितों की बात नहीं है, ये जनरल की भी बात है। आप ये भी समझिए कि ये काम सिर्फ दलित लोग नहीं कर रहे, ऊपर पहुंच करके जनरल वाले भी ये काम कर रहे हैं। जैसे ही पद मिलता है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं जाकर समझ पा रहा हूं, जहां तक मैंने इस देश को देखा है अपने लंबे समय से, चाहे जज रहते हुए, चाहे जज रहने के बाद, उससे पहले मैंने यही पाया है। अब केजरीवाल एंड कंपनी को देख लीजिए, मैं इससे जोड़ना चाह रहा हूं कि क्या है कि साहब हम एक ऐसा देश बनाएंगे, जो देश ऐसा होगा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब भ्रष्टाचार मुक्त देश तो नहीं बना। केजरीवाल जी की जितनी भी बातें थी, वो सारे के सारे उन्होंने उल्टी करना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की भावना को भड़का करके लोगों लगा कि ये ऐसा मुद्दा है जो करप्शन का, जिसके बेसिस पर हम जो है सरकार में आ सकते हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, लेकिन सरकार में आकर मंत्री बनना है। तो जो लोग इस तरह की सोच के होते हैं, चाहे दलित हो, चाहे जनरल हो, चाहे धर्म कोई भी हो, वो लोग सिर्फ पद पर पहुंचने के बाद में अपने जीवन भरते हैं। और मुझे कहने में कोई झक नहीं है कि उसमें से 95% लोग करप्ट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दिखाइए इसको, मैं 80% नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना मेरा अनुमान ये है कि 95% सिर्फ आसपास जजेस या अधिकारी या पॉलिटिशियन सभी की बात कर रहा हूँ, कोई करप्ट है। मैं इस पर भी आश्चर्यचकित हूँ कि करप्शन की बात सुप्रीम कोर्ट में आती है, अगर सरकार को जो एक चैप्टर आती है उसको भी बैन किया गया है, वो अच्छी स्थिति है। तो देखो करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है। जो लोग आपको कह रहे हैं ना, मैं इसको फिर क्या दोहरा दूं, अगर बुलडोजर जस्टिस के रूप में रवि साहब चाहते थे वास्तव में बुलडोजर की कार्रवाई इलीगल ना हो, उस स्थिति में वो अगर ऐसा चाहते मन से, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिर लगा, तो जो बुलडोजर से तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप ये भी समझ लीजिए, दलित की नहीं सभी की कहानी है, ये सब मुखौटे है, नाटक है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देश में सच्चा काम करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा चंद लोग एक्सेप्शनली हो सकते हैं। मुझे 21 साल में जज में रहा हूं, मैं कोई सीधा नहीं उठ के आ रहा हूं। मैं 21 साल, मेरी इतिहास को देख लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैंने क्या काम कैसे किए हुए, क्या मैंने करप्शन किया हुआ है जुडिशरी में। आप मेरे बारे में पूरी वकीलों से जानकारी करके इकट्ठा कर लीजिए, फिर बता दीजिए। मैं इस बात का 21 साल तक मैं जो जिया हूँ, जिस तरह से मैं रहा हूँ, वो मेरे प्रीवियस हिस्ट्री बताती है, न कि स्टाफ एग्जाम। संगठन का सवाल है, आप फ्यूचर में 10 साल बाद आप मुझसे कुछ जरूर पूछना। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। मैं संगठन में जब तक मैं हूँ, तब तक ईमानदारी के साथ में जिस बात के लिए बना हुआ है, उस बात के लिए काम करता रहेगा, चाहे हमें कितना भी इसके लिए संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें जान चली, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम केजरीवाल या और जितने लोग हैं, अब आप, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था, उस चले जाइए, वो लोग जितने भी आंदोलन कर रहे थे, वो कहां पर हैं? सारे के सारे लोग आप देख चुके हैं पिछले सालों में पॉलिटिक्स में आने के बाद उन लोगों ने क्या क्या काम किया, देश में क्या काम किया है। तो मैं फिर बता दूं कि ये जो लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी के साथ में वो जो करना चाहते थे वही बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक हो रहा है, मन में कुछ और बात कुछ है, वो ठीक हो मिलता है। तो मैं आपको वादा करता हूँ, संजीव कुमार 21 साल तक जज में, आज तक मेरे बता रही है, 10 साल के बाद मैं इसका जज बनाऊं, कुछ होने वाला नहीं, मेरा वादा है। देखिए, न्यायपालिका में बदलाव आया है, लेकिन नेगेटिव बदलाव आया है। मैं जो देख पा रहा हूँ, ये नेगेटिव बदलाव है। नेगेटिव बदलाव इसीलिए है
क्योंकि जजेज जो है अपना काम ईमानदारी के साथ में, संविधान के साथ में, देश को कानून का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर ले रहे हैं, वो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी उसके आधार पर डिसीजन ले रहे हैं, वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो सरकार के साथ अगर दलों का उठना बैठना होगा, अगर सरकार के साथ, सरकार के संगठनों में, उनमें सरकारी संगठन जाने में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत सरकारी जो जब हम जज बने उसके बाद सरकार के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आए, हम जनों को आते थे, कई बार यहाँ पर विज्ञान भवन में किया है, हम जाते हैं, अभी जाते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रॉब्लम जरूर है। मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब चंद्रशेखर साहब के घर पर चीफ जस्टिस तब आते हैं, उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम नजदीकता है जिसकी वजह से मोदी जी वहां पहुंचे हैं? और आपको ये भी समझना होगा कि उन जज साहब ने क्या क्या किया हुआ है। वो जज साहब ने जो राम मंदिर का आंदोलन है, बाद में और बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है, वही जज साहब हैं जिन्होंने जो मस्जिदों के संबंध में जो एक्ट बना हुआ है 1995 का, उसके बारे में कह दिया नहीं ये खुदाई अभी हो सकती है। वो जज साहब अपना स्टेटमेंट देके गए हैं कोर्ट में, उसकी वजह से सारे देश में बवाल मचा हुआ है। नहीं तो जो बीजेपी की और बाकी आरएसएस की कहने जो विचारधारा जो कहते थे, पता नहीं सही क्या है, ये राम मंदिर के आंदोलन जब आपकी मामला खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ तो और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने के पीछे कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो आरएसएस बीजेपी नहीं, चंद्रचूड़ जी जिम्मेदार है। ये तो मैं जैसे बताया कि न्यायपालिका में गिरावट बड़े पैमाने देखने को मिल रही है, उसके एक एग्जाम्पल ये भी है। और चंद्रचूड़ जो है ये जस्टिस सूर्यकांत जी ने तो उन्होंने विचित्र बात कही थी। सूर्यकांत जी बात ये भी देखिए, जिस दिन हियरिंग चल रही थी स्टे किया गया, उसमें क्या कह रहे थे, जो उनके कमेंट्स थे वो ऐसे कमेंट थे जैसे कि दलित लोग तो उल्टे सीधे काम करते हैं, बाकी लोग सब ठीक काम करते हैं, ये तो कानून गलत है। तो भेदभाव की बात, भेदभाव को खत्म करने के लाया गया था, भेदभाव आने के लिए लाया गया था। जब किसी के साथ भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो उसी तरह कानून लाया जाएगा, उसको ही उल्टा कर बता रहे हैं। और देखो एक बात बता दूं कि उनकी तो सोच बड़ी विचित्र है। अभी आप देखिए एसआईआर में क्या चल रहा है, क्या ये संभव है कि 90 लाख लोग या 31 लाख लोग, 35 लाख लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित होंगे? भाई ये जिम्मेदारी किसकी थी कि वोट देने से वंचित ना हो? अगर आपकी भी प्रोसेस ऐसी है जिसमें आपको सर्व कैसे करानी है, उसके बाद आपको कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, तो पहले पूरा करा लो, उसके बाद चुनाव करा लो, ऐसी आपत्ति आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं रोका, ना तो उनको टेम्परेरी से वोट देने का अधिकार दिया, ना चुनाव को आगे बढ़ाया। दूसरी बात ये आपको बताओ कि जब मजदूरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, उस संबंध में एक चीज क्या कह रही थी, एक चीज तो ये सर देश में जातीय जो भेदभाव चल रहा है उसको कैसे खत्म करवाएंगे, जो आज जो वर्तमान स्थिति है? देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि खत्म हो सकता है, समय लगेगा और खत्म की तरफ थोड़ा आगे बढ़ भी रहा था, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि देश जो है आगे नहीं बढ़ रहा था हमारा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 2014 के बाद में ये जो चीजें चल रही है वो बहुत गलत चल रही है। अगर सरकार करना चाहे, खत्म करना चाहे ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ भी नाटक करने के लिए, तो वो खत्म कर सकती है, लेकिन समय लगेगा और लोगों की मेंटल की बचत के लिए समय लगता है। 50 संविधान लागू होने के बाद में चीजें कुछ चेंज भी हुई है, ऐसा नहीं है बहुत खराब हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में जो कानून बनाए जा रहे हैं और जिस तरह की डिसीजन ले रही है उससे प्रॉब्लम और खड़ी हो गई।